तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास जो प्राचीन काल है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको वन लाइनर के तरीके से समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो मैं हरि द्विवेदी आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए अब शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। भारत में प्राचीन सभ्यता, जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये क्या है? प्राचीन सभ्यता है। और कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी और घग्गर नदी के किनारे फली फूली। और ये जब जो है अब कहाँ पे है? तो पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत, या एक तरीके से कह सकते हैं जो पश्चिमोत्तर भारत है तो वहां पे है। अब आगे अगर देखें तो इस सभ्यता के बारे में एक चीज ये निकलती है कि ये सभ्यता, जैसे हमने इसका अगर मैप ड्रा किया तो इस तरीके से कुछ, और त्रिभुजाकार एक तरीके से हम कहते हैं कि ये जो सभ्यता है वह त्रिभुजाकार सभ्यता है। अब रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से यदि देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच है। कब से कब तक? तो 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक। अब इसके बारे में खोज किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी, इन दो लोगों ने सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी सर जॉन मार्शल, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसके जो हेड थे उस समय, इन्होंने इन खोजों में क्या की? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब दयाराम साहनी ने जो खोज की वो की हड़प्पा की, और जो राखलदास बनर्जी ने की वो की मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में है, इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के आद्य इतिहास के भागों के रूप में है और यह कांस्य युग के अंतर्गत आता है। अब जैसे हम ऐतिहासिक जो अपना इतिहास है, इतिहास को काल के नजरिए से डिवाइड करें तो उसको हम तीन तरीके से बांटते हैं। पहला हो जाएगा प्री हिस्टोरिक, दूसरा हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा हो जाएगा हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक का मतलब है प्रागैतिहास, एक ऐसा काल जहां ना तो लिपि थी और ना ही हमारे पास कोई लिखित स्रोत हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो उस काल में जो हमारी जानकारी का स्रोत है आज, वो केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। आर्कियोलॉजिकल जो रिसोर्स हैं उनके आधार पर ही हम उसके बारे में बताते हैं। और उस समय का जो मनुष्य है वो घुमंतु प्रकृति का था, शिकारी था, उत्पादक की भूमिका में नहीं था और उपभोक्ता की भूमिका में था। अर्थात शिकार करके नेचर से जितनी चीजें पाएगा वही, उसी के बेस पर वो जीवन यापन करेगा। अब हम आए अगर आद्य इतिहास की ओर, प्रोटो हिस्ट्री की ओर, तो प्रोटो हिस्ट्री में लिपि तो थी और लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन हम उसको आज तक डिकोड ही नहीं कर सके, पढ़ ही नहीं सके, जिस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि इन लोगों का जीवन कैसा क्या था। वो बताने के लिए हम केवल किस चीज पर निर्भर है? पुरातात्विक स्रोत पर। और इसमें जो टाइम पीरियड आता है वो आता है हड़प्पा काल का। अब जो हिस्टोरिक पीरियड है, हिस्टोरिक पीरियड में लिपि भी थी, लिखित साक्ष्य भी हैं, उनको पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि लिखित साक्ष्य वाले में, हिस्टोरिक पीरियड वाले में देखें तो जो महाजनपद काल है उसके बाद का जितना भी टाइम है वो भारत में हिस्टोरिक पीरियड के तौर पे आएगा, हिस्टोरिक एज के तौर पे आएगा। और उसमें सबसे पहले अगर देखें तो जो मौर्य काल है, तो मौर्य काल के जो अशोक के अभिलेख है उनको जेम्स प्रिसेप ने 1837 में सबसे पहले पढ़ने में या उनका एक तरीके से अध्ययन करने में सफलता प्राप्त की। तो ये तो हो गया इतिहास का जो विभाजन, जो यहाँ पे इन्होंने आद्य इतिहास के बारे में बताया। अब हम देखें कि इस सभ्यता के जो लोग हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, तांबा, पीतल, चांदी, सोने के बारे में जानते थे, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि लोहे का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो वैदिक काल के, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें अथर्ववेद में मिलेगा, और लोहे का जो पुरातात्विक अवशेष है सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से मिला।
तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी लोग कपास और ऊन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह से परिचित थे, यानी कपास का भी प्रयोग करते थे, ऊन का भी करते थे। अब आगे जैसे चर्चा करें कि जानवरों को पालतू बनाना, पशुपालन सिंधु संस्कृति में महत्वपूर्ण था। इसके अलावा भेड़ और बकरी, कुत्ते, कुबड़े वाले भैंस और हाथी निश्चित रूप से पालतू थे। अर्थात ये क्या है, ये जो पालतू जानवर हैं उनके बारे में है। ऊंट दुर्लभ था, यानी ऊंट भी मिलता था लेकिन कहीं कहीं, और घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नियोजन के बारे में बात करें, यानी एक ऐसी सभ्यता जिसे हम उसके नियोजन के आधार पर ही जानते हैं, तो वो कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो विस्तृत शहर की योजना थी, ग्रिड प्रणाली का पालन किया जाता था, यानी ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सड़कें जो है अच्छी तरह से काटी गई थी और बड़े आयत वर्ग के खंडों में विभाजित थी। निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता की पकी हुई ईंटें, यानी जो ईंटें यूज होती थी वो कौन सी थी, पकी ईंटें थी। और समकालीन विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो, मिस्र की हो, इनमें कहीं भी जो मिट्टी की ये पकी ईंटें हैं इनका उतने विस्तृत तौर पे प्रयोग नहीं किया गया है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार पाया गया जिसकी माप 12 मीटर एवं गहराई 2.4 मीटर थी। सतह के दोनों छोरों पर सीढ़ियां थी जिसके साथ वस्त्र बदलने के कमरे थे। साथ में कमरे से बदल यानी कमरे साथ में लगे हुए थे और बीच में क्या था, स्नानागार था। और ऐसा माना जाता है, ये हमारा अनुमान ही है कि ये जो स्नानागार है इसका क्या रहा होगा, धार्मिक महत्व रहा होगा, धार्मिक स्नान से संबंधित रहा होगा। अब इसके हम प्रमुख शहर के बारे में जानेंगे, उनकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कौन, मोहनजोदड़ो। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर की दूरी पर। कालीबंगा ये कहां पे है, राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे, सदियों पहले सूख चुकी है। यानी कौन सी नदी, घग्गर नदी क्या है, सूख चुकी है। और कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में है। लोथल जो है ये खंभात की खाड़ी में, गुजरात में है लोथल। इसी तरीके से बनावली जो है ये हरियाणा में है। और कहा, ऐसा माना जाता है कि उस समय एक नदी जो थी, सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त हो चुकी है, उसके किनारे पे स्थित था। इसी तरीके से जो सुर कोटड़ा है गुजरात में है, कच्छ के रण के मुहाने पर। धौलावीरा जो है कच्छ जिले में खुदाई के दौरान खोजा गया। इसी तरीके से प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में चर्चा करें तो किसी भी धातु की मुद्रा का प्रचलन नहीं था और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। वजन और मापने में सटीकता के उपाय हड़प्पा संस्कृति में ही अस्तित्व, यानी वजन के लिए और मापने के लिए जो हड़प्पा संस्कृति में बांट जो थे वो 16 के गुणज के तौर पे थे। 16 माप की इकाई, यानी 16, 64, 160, 320 इस तरीके से थे। लोथल में एक जहाज बनाने का स्थान पोतगाह, यानी एक तरीके से डॉकयार्ड कह सकते हैं हम, वो मिला है। रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट ये क्या थे, ये बंदरगाह थे, पोर्ट थे उस समय के। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि के बारे में जैसा हमने कहा, लिपि वर्णात्मक नहीं थी, चित्रलिपि थी, चित्रात्मक थी। और अब तक ये जो लिपि है ये अपठित है, लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन विश्लेषण करने से पता चलता है कि यह पहली पंक्ति में दाएं से बाएं, यानी एक बार दाएं से बाएं और दूसरी बार बाएं से दाएं लिखी होती थी। सर्प लेखन शैली भी कहते हैं इसको हम। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। यानी ये जो हमारा सिंधु घाटी का चैप्टर था ये पूर्ण हुआ और इसके बारे में हमने ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका काल निर्धारण क्या है, तो वो हो जाएगा कितना, 2500 से 1750। किसके आधार पे, कार्बन डेटिंग के आधार पे। इसके अगर आकृति देखें तो वो किस तरीके की थी, त्रिभुजाकार आकृति थी। उत्तरी छोर
जो है वो जम्मू कश्मीर में मांडा हो जाएगा, दक्षिणी छोर देखें तो महाराष्ट्र में दैमाबाद हो जाएगा, पूर्वी छोर देखें तो यूपी में आलमगीरपुर हो जाएगा जो हिंडन नदी के तट पे है। इसी तरीके से इसका पश्चिमी छोर देखें तो सुत कांगेडोर हो जाएगा जो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो भारत में जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध का जो जन्म है नेपाल में कपिल वस्तु के निकट होगा, यानी बुद्ध कहां पे पैदा हुए, कपिल वस्तु में। अब दूसरी चीज जैसे इसमें हमने चर्चा की कि जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म होगा। अब इनके पिता जो है, इनके पिता जो शुद्धोधन है, ये क्या है, शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित है। इसी तरीके से इनकी जो माँ है महामाया, ये कौशल वंश की है, और इनका जब जन्म होगा तो इनके जन्म के, माता के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एक तरीके से किसकी, इनकी माता की डेथ हो जाएगी। जैसे ही इनका जन्म होगा तो इनकी जो माँ है उनका निधन हो जाएगा। इस वजह से इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी करेंगी, या एक तरीके से ये हम कहें कि इनकी जो माँ है, माँ की छोटी बहन जो है वो करेंगी। 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में जो है इनका क्या होगा, विवाह होगा। और यशोधरा से इनका विवाह होगा। इससे इन्हें एक पुत्र यानी पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम क्या होगा, राहुल होगा। 29 वर्ष की आयु में ये अपना गृह त्याग कर देंगे, अर्थात घर छोड़ देंगे। और गृह त्याग जब कर देंगे तो इससे क्या कहा जाएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा जाएगा, महान त्याग कहा जाएगा। और ये जब घर त्याग करेंगे तो उनके जो सारथी होंगे, जब रथ लेके जाएंगे तो सारथी होंगे चन्ना, और घोड़ा जो होगा इनका कंटक होगा। और 6 वर्ष तक ये इधर उधर तपस्या के लिए भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे। 35 वर्ष की आयु में जो मगध साम्राज्य था उस समय का बिहार में, वहां के गया, जिसे हम बोध गया कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें निर्वाण प्राप्त होगा, जिसे हम कहेंगे निर्वाण प्राप्ति। और अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो ये अपना पहला धर्मोपदेश जो देंगे वो देंगे कहां पर, सारनाथ में। और शिष्य कितने होंगे, 5 शिष्य होंगे। इस धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाएगा, या कानून का घूमता हुआ चक्र। मल्ल गणराज्य में 483 ईसा पूर्व में इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी, जिसे कहा जाएगा महापरिनिर्वाण। तो इनके जीवन के 4 प्रमुख जो पड़ाव हैं, एक तरीके से जब इन्होंने ग्रह त्यागा तो उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको कहा गया निर्वाण, जब इन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। इस तरीके से अब आगे हम चर्चा करें तो बौद्ध संगीतियां हुई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे जो इनकी शिक्षाएं थी वो लुप्त होने लगेंगी, या उनके बारे में मतभेद होने लगेगा। तो इनकी कौन सी शिक्षा क्या है, इसको संगठित करने के लिए जितने बौद्ध लोग हैं वो संगठित होंगे और इन्हें हम बौद्ध संगीत कहेंगे। तो भिक्षु बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बार इकट्ठे हुए और इन घटनाओं का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। प्रथम संगीत राजगृह में होगी। कहां पे होगी, राजगृह में। अध्यक्षता कौन करेगा, मेह कश्यप करेंगे। राजा कौन होगा, अजातशत्रु होंगे। इसमें बुद्ध की जो शिक्षा है, जितनी भी शिक्षाएं हैं, एजुकेशंस है, प्रिंसिपल्स है, इनको 2 पिटक में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। कौन सी 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इनको
दो भागों में बांटा जाएगा। और इनकी रचना कौन कौन करेगा? तो उपाली करेंगे विनय पिटक की रचना और आनंद करेंगे सुत्त पिटक की रचना। अब द्वितीय बौद्ध संगीत जो है ये वैशाली में होगी, 383 ईसा पूर्व में होगी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। और ये अध्यक्षता किसने की? सबकामी ने की। राजा कौन था? कालाशोक थे। इसके अनुयायी जो थे दो भाग में बट गए, अस्थिरवादी और महासंघिक, यानी इसमें दो भाग में जो अनुयायी हैं वो बट जाएंगे। तृतीय जो संगीत है वो पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में होगी। और इस संगीत में त्रिपिटक का तीसरा भाग पहली भाषा में कोडित किया गया। चौथी संगीत जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में होगी। वासुमित्र इसकी अध्यक्षता करेंगे। 72 ईस्वी में होगी। राजा कौन था? कनिष्क था। बौद्ध धर्म जो है वो दो संप्रदाय में बट जाएगा, महायान और हीनयान। बौद्ध साहित्य के बारे में यदि हम चर्चा करें तो बौद्ध ग्रंथ किसमें? पाली भाषा में, जो समानता त्रिपिटक में भेजा जाता है, अर्थात 3 टोकरी के रूप में इसमें लिखे गए। विनय पिटक बौद्ध मठों में अनुशासन के नियम जो हैं इसको हम कहते हैं विनय पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़े बुद्ध के उपदेश का संग्रह। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या। अब हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो ऋषभनाथ द्वारा स्थापित हुआ। 24 तीर्थंकर हुए, सभी क्षत्रिय थे। पहले जो है ऋषभनाथ है, इनका जो प्रतीक है वो क्या है? बैल है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, प्रतीक क्या है? सांप है। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना और अधिकार या कब्जा ना करना। 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर, प्रतीक जो है इनका शेर है। 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम बिहार में मुजफ्फरनगर जिले में इनका ये पैदा होंगे। पिता जो है सिद्धार्थ जंभिक ग्राम के या कबीले के प्रमुख। मां त्रिशला है। वैशाली लिच्छवी के राजकुमार चेटक की बहन है। महावीर जो है बिंबसार से संबंधित है। यशोदा से विवाहित होंगे। पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी होगा और उसके पति जो होंगे जामाली होंगे, जो इनके पहले शिष्य बनेंगे। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर ये सन्यासी हो जाएंगे। सन्यास के 12 वर्ष बाद या हम कहें कि 13वें वर्ष वैशाख के 10वें दिन जंबिक ग्राम जो शहर है उसमें ऋजुपालिका नदी के तट पर इसे इन्हें क्या होगा? कैवल्य की प्राप्ति होगी, परम ज्ञान मिलेगा। यानी यहां पर ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? परम ज्ञान को हम कैवल्य कहते हैं। वहां पे हमने क्या कहा था? बौद्ध वाले में ये चर्चा करें तो बौद्ध में हमने एक तरीके से पहले हो गया महाभिनिष्क्रमण और दूसरे वाले में एक तरीके से हो गया निर्वाण। तो बुद्ध वाले में कहा जाएगा निर्वाण और इसमें कहा जाएगा कैवल्य। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि इनको कब कैवल्य की प्राप्ति हुई। अब उन्हें क्या कहा गया? जैन कहा गया, जिन कहा गया, जितेंद्र कहा गया, महावीर कहा गया। क्यों? क्योंकि जिन का मतलब होता है विजेता, जितेंद्र का मतलब भी विजेता ही है। उनके अनुयायियों को जैन नामित किया गया। इसके अलावा उन्हें अरिहंत की उपाधि दी गई। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पटना के पास पावा में मृत्यु को, यानी इनकी मृत्यु हो गई कब? 527 में पटना के पास पावापुरी में। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए हुए हैं और उन्हें निर्वाण के लिए क्या है? रास्ता कहा गया है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन संगीति पहली, इसमें 2 संगीतियां होंगी। पहली जो होगी 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में स्थूलभद्र द्वारा पाटलिपुत्र में 12 अंग के संकलन के परिणाम स्वरूप 14 पर्व को बदलने के लिए थी। दूसरी संगीत देवर्धि श्रमण के नेतृत्व में 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होगी। यानी पहली जो होगी पाटलिपुत्र में, दूसरी होगी गुजरात में। जैसे हमने उसमें पढ़ा 4 हैं और 4 में जो चौथी है वो किधर हो रही है? जम्मू कश्मीर में हो रही है। उसी तरीके से अब हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में।
तो मगध साम्राज्य की अवधि 6वीं सदी से 4 शताब्दी ईस्वी पूर्व थी। मगध साम्राज्य का विस्तार मगध को पटना के पूर्व जिलों गया और शाहाबाद के कुछ हिस्सों को मिलाने से उस समय के प्रमुख राज्य होने की वृद्धि हुई। हर्यक वंश 566 ईसा पूर्व बिंबिसार के दादा द्वारा स्थापित है, लेकिन वास्तव में जो बिंबिसार है वो इसकी नींव रखेगा। मगध के राजा बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व बुद्ध के समकालीन है, और ये जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनके भी हम समकालीन ही कह सकते हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो जैन धर्म के प्रमुख हैं। अब राजधानी अगर देखें तो राजगीर है, गिरिव्रज। राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी थी और सभी दिशाओं से पत्थरों की दीवारों से ढका था, इसी को राजगीर बनाया, राजगीर कहा गया। अजातशत्रु का इतिहास 492 ईसा पूर्व से 460। बिंबिसार का पुत्र है, अपने पिता को मारने के बाद सिंहासन पर कब्जा किया और पहला ऐसा शासक है जो अपने पिता की मृत्यु करेगा और बाद में उसका पुत्र उसे मार देगा। इसके शासनकाल के दौरान बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसने पहले बौद्ध परिषद की स्थापना की। उदयन का इतिहास 460 से 444। इसने पाटलिपुत्र में नई राजधानी स्थापित की, यानी ये राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ले आएगा, जिसे हम आज कहते हैं पटना। और वह क्यों जरूरी थी कि वह गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित है। अब हम चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। एक मंत्री शिशुनाग द्वारा स्थापित किया गया कालाशोक इसका उत्तराधिकारी बना। इसके समय द्वितीय बौद्ध परिषद होगी। राजवंश केवल 2 पीढ़ियों तक चला। सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती की शक्ति का विनाश करना था, यानी इसके समय में जो मगध है वो क्या करेगा, अवंती को पराजित करेगा, जो अवंती राज्य है उसको हराएगा। अब आएगा नंद राजवंश। संस्थापक महापद्मनंद। अलेक्जेंडर ने अपने शासनकाल में भारत पर हमला किया। उस समय जो है यहाँ पे नंद वंश का जो शासक है वो धनानंद होगा, और जो सिकंदर है इसका आक्रमण होगा 323, एक तरीके से 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। मैसिडोनिया का फिलिप का पुत्र रहेगा, शासक बनेगा। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस समय जो उत्तर पश्चिम भारत है, जिसे हम पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में तब्दील हो गया था, जैसे तक्षशिला, पंजाब, पोरस राज्य, गंधार आदि। अब पोरस को छोड़कर जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो क्या है, पहले ही उसके अधीन हो जाएंगे। पोरस को छोड़कर जिसने अलेक्जेंडर के साथ हाइडेस्पीच का युद्ध किया, जिसे हम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम के तट पर, बाकी सभी राज्य क्या है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। जब अलेक्जेंडर व्यास पर पहुंचे तो उसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया और सिकंदर को क्या करना पड़ा, पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी अग्रनेता को चिन्हित करने के लिए उसने व्यास के उत्तरी तट पर 12 विशाल पत्थर की वेदियां खड़ी की। 19 महीनों के लिए भारत में बना रहा और बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अब आएगा हमारा जो भारत का प्रमुख राजवंश है, मौर्य राजवंश। और जिस राजवंश के समय एक तरीके से जिस राजवंश को दहेज के तौर पर अगर हम कहें तो अफगानिस्तान के जो 4 प्रांत हैं वो मिले हुए थे, अफगानिस्तान और आज का जो पाकिस्तान है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये देखें तो 322 ईसा पूर्व में ये शासक बनेगा, 297 ईसा पूर्व तक रहेगा। चाणक्य की सहायता से, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं, इन्होंने क्या किया, नंदों को उखाड़ दिया और मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें न केवल बिहार और बंगाल के अच्छे भाग शामिल थे, बल्कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। यह जानकारी किससे मिलती है, अगर इसकी बात करें तो मेगस्थनीज एक ग्रीक राजदूत है जिसे सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विवरण है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया और भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर के पास चला गया। वहीं पर धीरे धीरे जो आज की एक तरीके से संलेखना पद्धति है कि लोग व्रत रखते हैं और धीरे धीरे सब कुछ त्याग कर अपना शरीर त्याग देते हैं, तो उसके द्वारा इसने मृत्यु प्राप्त की।
अब इसका जो पुत्र हुआ वो हुआ बिंदुसार, और ये 297 से 273 बीसी जो ईसा पूर्व है तब तक रहेगा। कहा जाता है कि उसने दो समुद्रों के बीच की भूमि अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर लिया। अब आएगा अशोक। अशोक के बारे में देखें या बिंदुसार के बारे में देखें तो बिंदुसार जो है, इसका नाम बिंदुसार किस तरीके से पड़ा इस पर हम चर्चा करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो है चाणक्य, वो क्या करते रहेंगे कि उस समय जो शासक है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी कि उसको दहेज, उसको क्या किया जाता था, जहर दे दिया जाता था। इस वजह से चाणक्य जो है थोड़ा थोड़ा जहर चंद्रगुप्त मौर्य को उनके खाने में पहले से ही देते रहेंगे। किस लिए? ताकि उनका शरीर जहर के प्रति जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो एक तरीके से इम्यून सिस्टम, वो उसके प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप कर ले, विकसित कर ले। एक दिन ऐसा होगा कि जो बिंदुसार है, ये जब पेट में रहेंगे तो इनकी जो माता श्री रहेंगी वो उस खाने को जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए रखा होगा उसको खा लेंगी, और जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। और ये जब पेट में रहेंगे तो जब उनकी डेथ हो जाएगी, कंडीशन खराब हो जाएगी, तो इनको चीरकर निकाला जाएगा। और उसी समय जब इनको चीरकर पेट से निकाला जाएगा तो इनके माथे पर एक कट का निशान पड़ जाएगा, जिसे हम एक तरीके से बिंदु कहेंगे। उसी वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ेगा। अब अशोक के बारे में देखें तो अशोक का इतिहास 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक जो है तक्षशिला और उज्जैन के वायसराय के तौर पे कार्य करेगा। उसके पिता बिंदुसार इसको नियुक्त करेंगे। उपगुप्त नामक व्यक्ति के तहत ये बौद्ध बनेंगे। कलिंग युद्ध इन्हीं के समय होगा 261 ईसा पूर्व में, और इसका वर्णन जो है 13वां शिलालेख में है। इसने जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण जो था उसको बदल दिया, और इसके बाद ये होगा कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा। और एक तरीके से हम ये कहेंगे कि जो अशोक भेरी घोष पे भरोसा करता था वो धम्म घोष पे भरोसा करने लगेगा, अर्थात जो युद्ध की नीति को अपनाता था वो युद्ध की नीति को अपनाकर यानी ना अपनाकर उसको त्याग देगा, और वो जो धम्म है धम्म के द्वारा अर्थात धर्म के द्वारा प्रचार करेगा और उसको अपना लेगा। तो इस तरीके से हमने अशोक के बारे में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अगर देखें तो कहा जाता है कि अशोक का बौद्ध धर्म और उनके बलि व्यवहार के कारण ब्राह्मणों की आय प्रभावित हुई, इसलिए उन्होंने अशोक के खिलाफ प्रतिपक्ष क्या किया, विकसित किया, ऐसा कहा जाता है। कृषि क्षेत्र से राजस्व इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि युद्ध से लूट नगण्य थी। अशोक के उत्तराधिकारी इतने बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए बहुत कमजोर थे। और 185 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र शुंग है वो क्या करेगा, जो सेना का सेनापति है, वो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर देगा और शुंग राजवंश की स्थापना करेगा। अब हम चर्चा करेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग है। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नया साम्राज्य उभर कर आया, जिसने कुषाणों और सातवाहन दोनों के पूर्व सत्ता के जो अच्छे भाग हैं इन पर अपना मार्ग बनाया। राजवंश के पहले दो राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच थे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी गुप्त राजवंश के पहले महत्वपूर्ण शासक थे। 319 से 320 ईस्वी में गुप्त युग आरंभ किया। नेपाल के लिच्छवी कबीले के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। महाराजाधिराज का खिताब धारण किया। लिच्छवी राष्ट्र के सिक्कों में अपना और अपनी रानी का संयुक्त नाम अंकित कराया। इसके द्वारा अपने विवाह के गठबंधन की स्वीकृति को दर्शाता है। यानी समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करें तो 335 से 375, और समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में ये देखें तो प्रयाग में एक वर्णन मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति।
जिसकी रचना हरिसेन ने की। और उस प्रयाग प्रशस्ति से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने जो भारत के अन्य क्षेत्र हैं उन पर विजय प्राप्त की, और इन्हीं विजयों की वजह से जो चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी हैं समुद्रगुप्त, ये क्या करेंगे, जो साम्राज्य है उसको विस्तार प्रदान करेंगे। और इसी वजह से इतिहासकार वीए स्मिथ द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाएगा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखें तो 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक ये शासक रहेंगे। और जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है वो कौन होगा, रामगुप्त होगा। और रामगुप्त चूंकि एक कमजोर शासक होगा तो उसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय करके उनकी रानी जो ध्रुव देवी है उससे विवाह करके खुद शासक बन जाएंगे। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक है और तांबे के सिक्के भी जारी करेगा। इसके दरबार में हम अगर बात करें नवरत्न की तो नवरत्न रहेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख होंगे कौन, कालिदास होंगे। इसके अलावा अन्य जो हैं अमर सिंह, वराहमिहिर और धन्वंतरी यानी जो आयुर्वेद है उसके प्रमुख व्यक्ति, तो ये लोग रहेंगे। इसी तरीके से इसके समय में एक चीनी यात्री आएगा, फाहियान। अब हम चर्चा करेंगे कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त 413 से लेकर 455, और ये कहते हैं कि इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की या ये शीर्षक ग्रहण किया। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना होगी कुमारगुप्त के समय, प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। भगवान शिव के जो एक पुत्र है भगवान कार्तिकेय, उनका यह भक्त था। एक तरीके से ये कार्तिकेय को मानेगा। इसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में तुर्की आक्रमणों के कारण साम्राज्य की शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हुई। मतलब जो आज का अरब है वहां से लोग धीरे धीरे इस ओर प्रस्थान करना चालू कर देंगे, और जो मंगोल जाति है, जिन मंगोल आक्रमण को हम आगे चलकर कब देखेंगे, सल्तनत काल में देखेंगे, उसके एक तरीके से मंगोल जनजाति हुनस के साथ युद्ध के दौरान कुमारगुप्त का निधन हो जाएगा। अर्थात मंगोल अटैक भी हम अगर बात करें तो मंगोल जनजाति का हुनस क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और उससे युद्ध के दौरान कुमारगुप्त की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। स्कंदगुप्त के बारे में देखें तो 455 से 467, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त सुदर्शन झील पुनः स्थापित की। मृत्यु के बाद गुप्त के यानी जो गुप्त साम्राज्य है इसके महान दिन समाप्त हो गए। साम्राज्य जारी रहा लेकिन केंद्रीय नियंत्रण क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और स्थानीय जो राज्यपाल है वो धीरे धीरे क्या है, शासक बन जाएंगे, और हम कहेंगे कि सामंती शासन स्थापित हो जाएगा। अब गुप्त साहित्य की अगर बात करें तो कालिदास हैं, महान संस्कृत नाटककार है, इस अवधि के थे, और उनकी कृति जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, विश्व में सबसे अच्छी साहित्यिक रचनाओं में से एक, यूरोपीय भाषा में अनुदित होने वाले सबसे पहले भारतीय साहित्य है, ठीक। और इसके बाद भगवत गीता जो होगी उसका अनुवाद होगा। इसी तरीके से ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, विक्रमोवंशी आदि ये ग्रंथ भी जो है वो किसने लिखे, कालिदास ने लिखे। इसी तरीके से विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की जो कहानियां हम सुनते हैं और हितोपदेश की रचना की। पाणिनि जो है और पतंजलि, यानी पाणिनि क्या है, व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के प्रमुख व्यक्ति हैं, और पतंजलि जो आयुर्वेद के एक तरीके से प्रमुख व्यक्ति हैं, तो वो इसी काल में थे। रामायण और महाभारत लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी द्वारा लगभग पूरा हो गए। यानी गुप्त अवधि में पाणिनि और पतंजलि ने जो संस्कृत व्याकरण है इसका विकास देखा गया। पाणिनि और पतंजलि के संस्कृत व्याकरण का भी विकास इसी समय देखा गया। अन्य राजवंश और शासक तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी एडी तक, तो हम हर्षवर्धन का इतिहास पढ़ेंगे 606 से 647। तो पुष्यभूति परिवार, मतलब जब गुप्त वंश कमजोर हो जाएगा तो वो सामंती प्रवृत्ति का हो जाएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे शासक बन जाएंगे, और उस समय एक वंश आएगा पुष्यभूति वंश, और इनका शासन होगा। प्रभाकर वर्धन के पुत्र जो होंगे उससे संबंधित है
यानी प्रभाकर वर्धन शासक बनेंगे। इसके बाद आएंगे हर्षवर्धन जो इनके पुत्र हैं, और इनका जो मूल रूप से शासन होगा वो जो आज कन्नौज है, थानेश्वर जिसकी राजधानी एक तरीके से है, वो रहेगा। यानी थानेश्वर के शासक रहेंगे, और बाद में क्या होगा, कन्नौज स्थानांतरित हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज को ही हर्ष के उत्तराधिकारियों से प्रतिहारों द्वारा जीत लिया गया। मतलब कन्नौज को लेकर त्रिराष्ट्र संघर्ष हो जाएगा। जो 3 राज्य हैं वो संघर्ष करने लगेंगे, जैसे बंगाल वाले संघर्ष करने लगेंगे, गुर्जर प्रतिहार जो है वो संघर्ष करने लगेंगे, उधर जो दिल्ली की तरफ वाले हैं वो अपना संघर्ष करेंगे, और बाद में जो गुर्जर प्रतिहार है वो कन्नौज को क्या करेंगे, जीत लेंगे। अब इन्हीं के समय 630 ईस्वी में चीनी यात्री जो है हुएनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो आएगा और नालंदा विश्वविद्यालय में रह के अध्ययन करेगा। 630 में आएगा, 642 में यहां से वापस जाएगा। हर्ष ने 3 नाटक लिखे, कौन से, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाएगी। साम्राज्य एक बार फिर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाएगा। इत्सिंग एक अन्य चीनी तीर्थयात्री होगा, 670 ईस्वी में क्या करेगा, भ्रमण करेगा। तो इस तरीके से हमने जितने भी हमारे प्राचीन काल के जो मुख्य वंश थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, और फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, फिर गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, और लास्ट में जो हर्षवर्धन है उसके बारे में पढ़ा। तो जितने भी प्राचीन काल में मुख्य मुख्य वंश थे उनके बारे में आज हमने पढ़ा और जाना। अब हम इसका जो अगला वीडियो बनाएंगे, जो दक्षिण भारत के एक तरीके से जितने भी दक्षिण भारत में जो प्राचीन काल में राज्य हुए या जो अन्य उतने मेन वंश नहीं है, उनके बारे में एक अलग वीडियो बना के वो अलग तरीके से जानेंगे। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पूरा मध्यकाल पे, या एक तरीके से मध्यकाल के पहले भाग पे, जिसे हम सल्तनत काल कहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।